डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द टॉपिक वाइज एनालिसिस सीरीज फॉर नीट। देखिए आज के क्लास में हम जो चैप्टर के टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स में नीट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे हैं पिछले 10 साल का एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो इससे हमको समझ में आएगा कि उन 10 सालों में नीट एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस का ट्रेंड रहा है। इसी तरह से उसके साथ में एडिशनली हम लास्ट 5 ईयर का भी ट्रेंड समझ सकते हैं। तो आज इस सीरीज में हम जो चैप्टर कवर कर रहे हैं वो है 12th का फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो देखिए इसमें जो टॉपिक्स है, सबसे पहले हम उन मेजर टॉपिक्स को देखेंगे। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो चीजें हैं, एक तो एनालिसिस कर रहे हैं, उसके साथ में हम रिवीजन भी कर रहे हैं। उन टॉपिक को हम रिवाइज कर रहे हैं और साथ में ये देखेंगे कि उस टॉपिक पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके, तो वो हमको उसकी क्लैरिटी चाहिए कि भाई ये टॉपिक है तो टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हम इस क्लास में कवर कर रहे हैं। ओके, सो डोंट मिस दिस लेक्चर। सो विल स्टार्ट विद द मेजर टॉपिक्स। ओके, इसमें जो मेन टॉपिक्स होते हैं सारे टॉपिक, लेकिन जो मेजर जो पोर्शन पूरे चैप्टर का कवर होता है उन टॉपिक्स को हम पहले देखेंगे। तो जो देखिए यहाँ पे जो टॉपिक्स है इस चैप्टर में, ओके, सो इलेक्ट्रिक चार्जेस से ये चैप्टर शुरू होता है। ओके, उसके बाद जो है कूलम्स लॉ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसके साथ में नेक्स्ट अगर आगे बढ़े हम तो नेक्स्ट टॉपिक्स रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ये पूरा जो चैप्टर है एज पर जो एनसीईआरटी या नीट का जो सिलेबस होता है उनमें जो टॉपिक दे रखे हैं पूरे, ओके, ऑल द टॉपिक्स हैव रिटन हियर। ऐसा नहीं कि कुछ टॉपिक छोड़ दिए। स्टडी हमें पूरा करना है, पूरे टॉपिक्स पढ़ना है। ओके, सिलेबस पूरा हमको अच्छे से पढ़ना है। अब इस क्लास का क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपको ये समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम उसके हिसाब से ओके हमको किस पे एम्फेसिस ज्यादा देना है, किस पे एम्फेसिस कम करना है, ओके, ये हमको समझ में आएगा। तो जो टॉपिक पे क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड ज्यादा है तो वी हैव टू डू मोर प्रैक्टिस। ओके, मोर प्रैक्टिस। अब जैसे काफी टाइम से क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल आगे बन सकता है। तो हम दोनों तरह से सोचे कि भाई बिल्कुल ही क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड ही बंद हो गया उस टॉपिक पे तो हम उसके क्वेश्चन ही ना करें, ऐसा भी नहीं है। वी हैव टू डू द प्रैक्टिस टू सम एक्सटेंट। हमको कुछ ना कुछ लेवल तक उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हमें कोई टॉपिक स्किप नहीं करना है। ओके, हाँ, आपका एम्फेसिस कम ज्यादा होगा। ओके, आपका एम्फेसिस कम ज्यादा होगा, किस पे हम ज्यादा फोकस करें, किस पे कम फोकस करें, किस टॉपिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस को ज्यादा करें, किस टॉपिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस को कम करें, इसके ऊपर हमको ध्यान देना है। तो ये टॉपिक्स हैं। तो हम इसको दो पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ओके, सो देखिए सबसे पहले हम एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एनालिसिस देखेंगे। तो देखो जो टॉपिक वाइज जो मैं बताता हूं एनालिसिस आपको, यस, ये टॉपिक वाइज एनालिसिस है। सो देखिए एक ही स्लाइड पे है इसलिए थोड़ा सा आप उसको मैग्नीफाई करके देख लें। ओके, थोड़ा सा बड़ा करके देख लें तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। वैसे मैं यहाँ पे बताते चलता हूँ। ओके, देखिए जो टॉपिक है अभी हमने जो लिस्ट आउट किया था उसी टॉपिक के हिसाब से जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये जो लिखा हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये चार्जेस वाला टॉपिक है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो दिस इज वी आर हैविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो देखो हम एनालिसिस कर रहे हैं 2015 से आगे। ओके, फ्रॉम 2015। ओके, सो 2015 से लेके 2024 तक के जो क्वेश्चंस है उनका हम एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे हैं। तो देखो सबसे जो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो आप देखते हैं कि देयर इज नो क्वेश्चन। ओके, कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। ओके, सो इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर क्वेश्चन ही नहीं बना है ये 10 सालों में। ओके, हाँ, पुराने जो और थोड़ा सा ओल्ड टाइम के पीवाईक्यूज देखेंगे तो उसमें वो क्वेश्चन बना रहेगा। एनसीईआरटी ने इलेक्ट्रिक चार्जेस दिया है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो हम उसके डिस्कशन पे आएंगे। सिर्फ यहाँ पे फिलहाल
एनालिसिस देख रहे हैं, फिर हम टॉपिक वाइज डिस्कशन पे आएंगे, तो वहां पे हम देखेंगे चार्ट से रिलेटेड जो भी डिस्कशन है वो बिल्कुल करेंगे, ठीक है। चलो, अब उसके बाद जो दूसरा जो है वो है कूलम्स लॉ। ओके, वो है कूलम्स लॉ। तो ये जो कूलम्स लॉ है, ओके, कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ पे जो है क्वेश्चन देखे, 3 क्वेश्चन आए हैं इन 10 सालों में, इन 10 सालों में। ओके, 2015 से आगे के जो क्वेश्चंस है, ओके, उसमें 3 बार पूछा है। हाँ, 2000 ये जो 13 है, इसको भी नीट के नाम से ही हुआ था। 2013 में नीट स्टार्ट किए थे, फिर 14-15 में वापस नीट का नाम नहीं दिया था, 2016 में नीट का नाम दिया। तो 2014-15 जनरली फिर से AIPMT का नाम देते हैं। ओके, खैर वो जो भी है, डिस्कशन कुछ और है वो। तो यहाँ पे हम ये समझ लें कि भाई ये जो है 2016 में, 2017 में, 2019 में 3 बार क्वेश्चन पूछा है। ओके, 3 बार क्वेश्चन पूछा है कूलम्स लॉ के ऊपर। ओके, अब देखिए कूलम्स लॉ एक बड़ा सा टॉपिक है। ओके, बड़ा सा टॉपिक है। ओके, तो उस पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको देखे कि भाई कौन से मतलब जो अलग अलग केसेस बन सकते हैं या सब टॉपिक के जैसे बन सकते हैं, तो किन पे क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, तो कूलम्स लॉ पे 3 क्वेश्चन पूछे हैं और 2 क्वेश्चन उसने जो है 2013 में पूछा था। 2013 में कर्नाटक का अलग से एग्जाम हुआ था, तो दोनों भी, ओके, 2013 का मेन पेपर उसमें भी क्वेश्चन पूछा है और 2013 कर्नाटक का जो पेपर है उसमें भी क्वेश्चन पूछा है। अब इसके बाद अगर आगे बढ़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है। तो सबसे पहले जो है ना वो पॉइंट चार्ज के हिसाब से, तो पॉइंट चार्ज के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, ये मैंने मिला के लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो टॉपिक, ये 2 क्वेश्चन है, एक ही साल में जो है ना 2 क्वेश्चन पूछा है, मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, उसके बाद से अभी क्वेश्चन उसके ऊपर आया नहीं है। सो 2018 में एक ही टॉपिक पे 2 क्वेश्चन पूछ लिया। ओके, 2 क्वेश्चन एक ही टॉपिक पे पूछ लिया। ओके, जैसे काइनेमेटिक्स वाला कंसेप्ट जो होता है, मोशन ऑफ चार्ज मोशन में है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, सो ऑब्वियसली हम क्या है वहां पे काइनेमेटिक्स कंसेप्ट लगेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये जो मोशन ऑफ चार्ज, इसका बता दिया हमने, 2018 में 2 क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको जो है हम यहाँ पे ये जो गॉस लॉ की एप्लीकेशन है वहां पर भी कवर कर सकते हैं। ओके, तो ये समझ ले कि भाई यहाँ पे ये जो ये वाला टॉपिक है इसके साथ मिला के ले लें। ओके, गॉस लॉ के एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे ये जो एक क्वेश्चन 2020 में पूछा था, ओके, वो इसमें इस जैसा ही है, तो इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर क्वेश्चन नहीं है। ओके, डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन जैसे अभी जो यहाँ पे टॉपिक रहेंगे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स वगैरह, तो जो मेन टॉपिक जैसा है, जैसे यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है। ओके, उसको यूज करते हुए रहेगा एप्लीकेशन जैसा। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज वी आर हैविंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, तो इस पे देखो बेसिक, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल जो रखते हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो पूरा टॉपिक एक ही जस्ट नाम लिखा है मैंने, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब वो दोनों मिलाकर 2 टॉपिक पढ़ते हैं हम, एक पढ़ते हैं सिंपली इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर उसके बाद उसके कंटिन्यूएशन में पढ़ते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये दोनों ओके मिलकर ये जो क्वेश्चन आए हैं, देखो 5 क्वेश्चन आए हैं हर साल लगभग, क्वेश्चन जैसे जो है ना 2020 के बाद से पूछा है, 2016 में एक बार पूछा था, उसके बाद देखो 2021, 2022, 2023 में 2 क्वेश्चन पूछ लिया है। ओके, 2023 में 2 क्वेश्चन पूछा है। अब 2024 में भी हो सकता पूछा होगा, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट जो है हमको सेकंड चैप्टर में भी आता है। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, या फिर जो है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ओके, ऑन डाइपोल। तो मतलब ये इस तरह का जो है ना आपको क्वेश्चन हो सकता उधर हो। ओके, सो अभी हम उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें। ओके, 5 क्वेश्चंस। उसके बाद लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे जो है ना 2015 से आगे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। हाँ, उससे पहले के जो एग्जाम्स थे पीवाईक्यू, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, कई बार पूछे हुए, आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, सो जब टॉपिक आएगा उस टाइम पे स्लाइटली मतलब जो है ना जस्ट एक ब्रीफली हम जो है ना उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। तो अब ये जो हम यहाँ पे जो बता रहे हैं ये किस पे है, तो गॉस लॉ के ऊपर पूछा है और मेनली उसके एप्लीकेशन पर। तो गॉस लॉ और ये जो एप्लीकेशन मिला के यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, ओके, इस तरह से टोटल 6 क्वेश्चन जो है ना ये जो लास्ट टॉपिक है इस पे। तो आप समझ लें कि भाई किस पे ज्यादा जो है ना एम्फेसिस रहा है, और खास तौर से ट्रेंड ये देखे कि लास्ट 5 इयर्स में किस तरह का ट्रेंड रहा है। तो लास्ट 5 इयर्स में देखो ये 2 टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि 2023 में ये जो गौसला है ना ये इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन गए, एक मेन पेपर में आया है और मतलब 2023 मणिपुर का जो पेपर उसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिया उसने। सो 2023 में ही 3 क्वेश्चन हो गए और 2019 में 2 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिया है। तो थोड़ा सा वेरिएशन है, एक बार 2019 में पूछा तो 2 क्वेश्चन पूछ लिया, 2023 के एक पेपर में 2 क्वेश्चन पूछ लिया और एक पेपर में 1 पूछा है। तो इस तरह से जो है ना यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन जो है पूछे हैं। अब थोड़ा सा जो है ना ट्रेंड की बात कर ले, 10 साल के इसमें भी देख ले और 5 साल के इसमें भी देख ले, ठीक है ना। देखो पिछले 5 साल के और उससे पहले के जो एग्जाम्स होते हैं जैसे 2016, 17, 18, 19, अगर इसमें आप क्वेश्चंस देखोगे, आप लेवल देखो उसमें जो क्वेश्चन पूछे हैं, ओके, खास तौर से जैसे ये जो टॉपिक है ना कूलम्स लॉ, इसके क्वेश्चन आपको जैसा 2016, 17, 19 इसमें दिख रहे हैं, आप देखो किस तरह के क्वेश्चन है, ओके, किस तरह के क्वेश्चन पूछा है। तो देखो 2020 से पहले के जो पेपर थे उसमें क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट था, ओके, मतलब ज्यादा जो है ना मतलब लेंदी या डिफिकल्ट लेवल के या कॉम्प्लिकेटेड जैसे क्वेश्चन जो है ज्यादा आए हैं, ओके, मतलब उसको जो है मतलब कंप्लीट 1 मिनट में करना थोड़ा सा तो मुश्किल ही होता है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल हम यहाँ पे अगर बात करें डिफिकल्टी लेवल तो वो जो है ना पहले के पेपरों में ज्यादा था। लेकिन जो 2020 के जो पेपर है अगर उसकी बात करें तो 2020 से आगे के पेपर में आप लेवल देखो, लेवल कम हो गया है। इन जनरल अगर हम एनालिसिस करें 2020 से आगे के पेपर में तो आपको ये लगेगा कि हार्डली जो है ना मतलब जैसे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं 10% ही रह रहे हैं। अगर हम पूरा अगर उसको डिवाइड कर लें कि इजी क्वेश्चन कितने परसेंटेज, अराउंड 70% आप कंसीडर कर लें कि भाई आसान क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है बट अप्रोक्सीमेटली 70% पेपर जो है ना आसान क्वेश्चन पर है, 20 क्वेश्चन आपको मॉडरेट जैसे मिलेंगे, ओके, और 10% हार्ड वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो पेपर देखने में जो पढ़ाई करके जा रहे हैं उनके लिए तो आसान ही रहेगा पेपर। अब जो पढ़ाई नहीं कर रहे तो उनके लिए क्वेश्चन आसान क्या है मुश्किल क्या, एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जो है ना देखें कि जो पेपर का ओवरऑल एनालिसिस रहेगा 70% के आसपास, ओके, थोड़ा आप प्लस माइनस कर सकते हैं, 70% के आसपास पेपर आसान वाले क्वेश्चन के हिस्से में है और 20% के आसपास जो है मॉडरेट लेवल के हैं और 10% जो है आपको डिफिकल्ट लेवल, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो देखिए जो 20 के ऑनवर्ड्स के पेपर है, ओके, आप उसको देखें, आप पीवाईक्यू की जो बुक है उसमें आप देखें, जब भी आप क्वेश्चन देखो 2020 से आगे के क्वेश्चन दिखे तो आप देखो उसका लेवल किस तरह का है, और 2020 से पहले के क्वेश्चन अगर कुछ आ रहा है सेम टॉपिक के ऊपर आप गौर जो है ना आप जो है ऑब्जर्वेशन करो कि अभी इसी टॉपिक पे अगर क्वेश्चन रिपीट किया है, ओके। अब यहाँ पे आप जैसा ये जो क्वेश्चन था हमने कूलम्स लॉ का, इसको भी आप चेक कर लो, ठीक है ना, या और भी कुछ टॉपिक जैसे रहेंगे, ठीक है, तो आप चेक करो, ओके। अब यहाँ पे कैसा हो गया कि हमने 2015 में पूछा ही नहीं था तो 16 से आगे के यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बताए हैं, ओके। और हर साल जैसे जो है ना आप देखो कि भाई 16 में तो 2 क्वेश्चन मिल गए हैं, ओके, यहाँ पे 17 में 1 ही दिख रहा है, 18 में 2 मिल गए, 19 में यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन है, 19 में इधर भी ये सॉरी कर्नाटक का था तो ये वाला 2019 में 2 जो है क्वेश्चन है और अलग से सॉरी ये हाँ यहाँ 2019 तो 1 2 3 तो ये थोड़ा सा वेरिएशन रहा है। तो ओवरऑल जो है ना थोड़ा सा मतलब प्रिडिक्ट करना जो है ना ये बहुत मुश्किल होता है एग्जैक्टली कि कब कितना परसेंटेज किस चैप्टर को रहेगा, ठीक है ना, ये जो है थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो ये जो है ना एवरेज जो देखते हैं कि पिछले 5 साल या 10 साल में किस तरह का ट्रेंड है, ओके। तो मैंने 2 चीजें यहाँ बता दी हैं,
एक तो यहाँ टॉपिक वाइज बता दिया किस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन आए हैं। दूसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था इसमें कि भाई 2015 से 2019 तक के जो क्वेश्चंस है उनका लेवल देखो जो पूछे गए हैं, और 2020 से आगे के जो क्वेश्चन पेपर्स या नीट के एग्जाम्स हुए हैं उनका आप लेवल देखो। तो 2020 से आगे क्वेश्चन जो है आसान आए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आपने पढ़ाई की है, सारे टॉपिक कवर किए तो आसान दिखेंगे, और आपने आसान से टॉपिक आसान सा क्वेश्चन पूछा है, पढ़ा ही नहीं है, तो वो तो आपको आने वाला ही नहीं, वो डिफिकल्टी लगने वाला है। जब आपने सब चीजें पढ़ ली है तो आपको तब वो अंडरस्टैंडिंग होगी कौन सा आसान होता है, कौन सा मुश्किल होता है, कौन से मतलब किसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है या कम है। ओके, सो आपने आई थिंक बहुत अच्छे से ये समझ लिया होगा कि भाई 2020 से आगे का ट्रेंड कैसा है और उससे पहले का ट्रेंड कैसा था, किन टॉपिक पे ज्यादा जो है एम्फेसिस किया हुआ एनटीए ने। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एनालिसिस देख लिया हमने, अब हम जो है ना टॉपिक वाइज जो डिस्कशन है, ओके, किस टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और थोड़ा उसका रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस एनालिसिस, ठीक है। आपको सारी चीजें इसके बेसिस पे जो हम बताना चाह रहे थे आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। चलिए, सो देखिए जो टॉपिक्स हैं, ओके, तो टॉपिक्स मैंने बता चुके हैं। देखिए तो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो है ना टॉपिक्स है, ये लिस्ट बता चुका हूं। तो हम जो है ना अब डायरेक्टली टॉपिक पर आते हैं जो हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जैसे आपको दिख रहा है, ओके, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस। जस्ट मैं चेक कर लेता हूं, यस, ओके, नो इशू, नजर आ रहा है, ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। ओके चलो, अब देखो इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो चार्जेस मतलब एक ये जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मटेरियल में जो है या बॉडीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होती है, या ये समझ ले कि भाई उस मटेरियल में जो है सॉरी वो मटेरियल के अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। तो ये जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है इसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अब ये जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो देखो सबसे पहला इसमें जो टॉपिक आता है, दो टॉपिक है इसमें, एक है प्रॉपर्टीज और दूसरा है चार्जिंग मेथड्स। ओके, प्रॉपर्टीज और दूसरा क्या है, चार्जिंग मेथड्स। अब देखिए जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज जैसे एनसीईआरटी ने डिस्कस किया कि भाई यहाँ पे चलो मैं लिखता हूँ ये प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज में क्या है, सबसे पहले कि भाई आपको एडिटिविटी है, क्वांटाइजेशन है, कंजर्वेशन है। तो देखो यहाँ पे ये एडिटिविटी, एडिटिविटी, इसके बाद दूसरी जो है ना आपको जो है ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन, और तीसरी जो है आप क्वांटाइजेशन, और भी है, ठीक है ना। तो अब देखो क्वेश्चन किस पे बनते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। ओके, अब यहाँ पे जो है ना साथ में रिवीजन तो कर रहे हैं लेकिन साथ में किस पे क्वेश्चन बनेंगे, तो ये जो क्वांटाइजेशन है, ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो अब यहाँ पे क्वांटाइजेशन के हिसाब से हम चार्ज क्या लिखते हैं, तो Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस NE, ऐसे लिखते हैं ना। ओके, क्या मतलब है इसका कि भाई किसी भी बॉडी में जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ओके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो फंडामेंटल चार्ज कितना होता है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल चार्ज होता है, तो ये इतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, आपको मालूम ही है। तो प्लस या माइनस, ओके, प्लस या माइनस क्यों लिखे कि भाई चार्ज दो तरीके का होता है, दो टाइप का होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो ऑब्जेक्ट, ओके, अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसमें, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब ये जो है ना इस पर से आपको पूछ सकता है कि भी बताओ, ओके, के जो है उस बॉडी में चार्ज कितना हो। जब सपोज 10 इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से निकल गए, लूज कर लिया, तो पूछेगा कितना चार्ज है। तो सबसे पहले तो ये समझ में आना कि पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया। अब कितना चार्ज होगा उसमें, तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज किया है उतना उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो 10 इंटू दिस वैल्यू 10E, कितना आ जाएगा 10E। ये क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई चार्ज की वैल्यू पॉसिबल कौन सी होगी, तो चार्ज की वैल्यू इसके हिसाब से देखना पड़ेगा, ये वैल्यू इंटीजर आनी पड़ेगी, n की वैल्यू को इंटीजर आना पड़ेगा। जो भी चार्ज की वैल्यू दे, ओके, उसको ये जो n है ना, n इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई E करेंगे हम यहाँ से।
तो ये कैसा आना चाहिए, दिस शुड बी इंटीजर। कैसा आना चाहिए, इंटीजर वैल्यू 1 2 3 5 ऐसे आनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, 0.1 0.2 या 1.25 1.5 ऐसे वैल्यू n की नहीं होना चाहिए। तो ये दो पॉसिबिलिटी इसके ऊपर बन सकते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी जो बन सकती है वो जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ओके, जो हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं उससे रिलेट, तो उसको हम वहीं पे डिस्कस करेंगे क्योंकि वहां पे करंट यूज होगा, तो उसको वहीं पे हम बताएंगे, ठीक है। तो ये दो मैंने आपको बता दिया कि क्वांटाइजेशन के बेसिस पे ये जो है बन सकती है, ठीक है। अब देखिए जो बेसिक टाइप्स है आप उसको डिस्कस कर ले सकते हैं, और भी जो प्रॉपर्टीज है, ओके, अट्रैक्शन कब होगी, रिपल्शन कब होगी, ठीक है, ये जो है ना और भी जो प्रॉपर्टीज है वो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफर के हिसाब से जो है ये जो है एक सिस्टम का जो चार्ज होता है वो सॉरी कंजर्व होता है। अगर हमने एक सिस्टम में दो बॉडीज ले लिए, एक बॉडी से दूसरे बॉडी को चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां पे जो चार्ज होता है वो कंजर्व्ड होता है, ये जो है प्रॉपर्टी भी है। लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन जो है कुछ जो है बनता नहीं है, ओके, डायरेक्टली थ्योरेटिकली बन सकता है बट न्यूमेरिकली कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, न्यूमेरिकली इस क्वांटाइजेशन के ऊपर से बन सकता है। दूसरा पॉइंट है ट्रू टेस्ट। अब देखिए ये जो ट्रू टेस्ट है इट इज गिविंग फ्रॉम रिपल्शन, हम जो है रिपल्शन से बता सकते हैं ट्रू टेस्ट। क्या मतलब है इसका, देखिए अगर एक चार्ज बॉडी ली हमने, सपोज पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, अब दूसरी एक बॉडी ली, हमें पता नहीं है वो, ओके, उस पे टाइप कौन सा चार्ज है ये पता नहीं है, ओके, तो क्या होगा अगर वो अट्रैक्ट हो रही है, तो अट्रैक्ट होने में दो पॉसिबिलिटी है, अपोजिट वाली बॉडी, अपोजिट चार्ज बॉडी भी अट्रैक्ट होती है और न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट होती है। तो अब हम कैसे बताएं कि भाई जो अट्रैक्ट हो रही है बॉडी वो निगेटिव चार्ज है या फिर न्यूट्रल है। तो इसलिए जो ट्रू टेस्ट है वो हम अट्रैक्शन से नहीं बता सकते। हाँ, अब अगर वो रिपेल हो रही है तो कंपलसरी क्या होगा कि भाई हमारे पास तो चार्ज बॉडी पॉजिटिव थी और दूसरी बॉडी अगर रिपेल हो रही है तो इसका मतलब वो जो बॉडी है उसका चार्ज पॉजिटिव है, तो ये हम श्योर बता सकते हैं। तो जो श्योर टेस्ट या ट्रू टेस्ट होती है ना वो जो है रिपल्शन होती है। सो ये दो पॉइंट जो है हमने जो है चार्ज से रिलेटेड पढ़ा, प्रॉपर्टीज और उसके बाद ये ट्रू टेस्ट। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट मेंशन किया हुआ है चार्जिंग मेथड, ओके, चार्जिंग मेथड। तो प्रॉपर्टीज क्लियर हो गए, मतलब आपको प्रॉपर्टीज पे किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने बता दिया हूं, क्वांटाइजेशन पे आएगा, ठीक है। उसके बाद ये थ्योरेटिकली एमसीक्यूज के ऊपर बन सकता है, तो आप इसको याद रखें, ट्रू टेस्ट किससे बता सकते हैं हम, रिपल्शन से बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम चार्जिंग मेथड्स। अब ये जो चार्जिंग मेथड्स है तो इसमें तीन मेथड्स जो है जनरली बताए जाते हैं। तो फर्स्ट मेथड्स चार्जिंग मेथड्स, अब हम बात कर रहे हैं, चलो मैं ये ऐसे लिखता हूं। तो ये जो फर्स्ट मेथड है दैट इज वी आर हैविंग बाय फ्रिक्शन, ओके, दूसरा होता है बाय कंडक्शन, ओके, बाय कंडक्शन, और तीसरा होता है बाय इंडक्शन। अब देखिए ये जो दो हमने लिखे हैं सेकेंड और थर्ड, कंडक्शन में क्या होता है कि जो एक चार्ज बॉडी है, ओके, और अगर हमको एक न्यूट्रल बॉडी में चार्ज जो है उसमें इंड्यूस करना है, मतलब उसको चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करना है, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी में अगर हमको कन्वर्ट करना है, ओके, तो सिंपली क्या बोलेंगे, बॉडी को चार्ज करना है। तो हम सिंपली वो जो न्यूट्रल बॉडी है उसको, ओके, ये न्यूट्रल बॉडी सपोज, तो इसको क्या कर सकते हैं हम कि भाई ये जो है ना दूसरा, ये हम टच करेंगे, सपोज ये चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, तो हमने क्या किया, ये न्यूट्रल, इसको इससे टच कर दिया, तो इससे क्या होगा, चार्ज एक में से दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा, और ये जो न्यूट्रल बॉडी थी, ओके, न्यूट्रल बॉडी क्या हो जाएगी, वो जो है चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसकी ये जो है चार्ज करते हैं, तो कंडक्शन का मेथड है। इसी तरह इंडक्शन में क्या करते हैं हम सिर्फ उसके करीब लेके जाते हैं, ये सपोज चार्ज बॉडी है तो हम ये जो है ना इसके करीब लेके जाते हैं, टच नहीं करते, देयर इज नो कॉन्टैक्ट, ओके, कॉन्टैक्ट नहीं होता, यहाँ कॉन्टैक्ट होता है और इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव करते हैं जिसकी वजह से यहाँ चार्जिंग हो जाती है। यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, इसके करीब लेके जाते हैं। तो अब देखो ये न्यूट्रल बॉडी है, तो इसमें के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जैसे इसके करीब लेके जाते हैं वो इधर करीब आते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है ना बिना टच करे के होता है। अब वो मतलब आप जब चार्जिंग मेथड्स पढ़ते हैं तो वहां डिटेल आपने पढ़ा है,
हम इसको जो है ग्राउंड करते हैं, उससे फिर चार्ज जो है या इलेक्ट्रॉन पास हो जाते हैं, जो भी रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम बिना टच करेंगे, ओके, बिना कांटेक्ट में आए के हम जो है ये चार्जिंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, थ्योरेटिकली आपको याद रखना है। ओके, अब इसमें देखिए ये जो बाय फ्रिक्शन है इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, क्यों? तो अब ये जो है ना, दोनों भी न्यूट्रल बॉडीज को रब करने से, दो न्यूट्रल बॉडीज को रब करने से वो दोनों भी न्यूट्रल बॉडीज अपोजिट टाइप के चार्ज में, ओके, चार्ज बॉडीज में चेंज हो जाते हैं, उनमें अपोजिट टाइप का चार्ज आ जाता है। तो ये है फ्रिक्शन मेथड। और ये जो जनरली है जो इंसुलेटर होते हैं उनमें ये जो है फ्रिक्शन से चार्ज आ जाता है। ओके, तो इसके जो एग्जाम्पल है कि भाई जो आपको जो है ना सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड, ओके, इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल आपको जो है वूलन क्लॉथ और प्लास्टिक रॉड, प्लास्टिक रॉड, और तीसरा मतलब आपको जो है ड्राई हेयर एंड कॉम्ब। ये तीन एग्जाम्पल जनरली यूज होते हैं। आप बस इन तीन एग्जाम्पल्स को याद रख लो, ओके, कि रब करने से जो है कौन पॉजिटिव हो जाता है, कौन निगेटिव हो जाता है। ये तीन एग्जाम्पल आप याद रख लो, ओके, इससे जो है ना ये जो है इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ये जो चार्जिंग मेथड से, बस इससे हटके आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके, चार्जिंग मेथड्स में इससे ज्यादा कोई और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चले हम आगे बढ़े। तो हमने जो है ना यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो लगभग पढ़ लिया। अब देखिए इसमें एक चीज और ऐड करते हैं जो एनसीईआरटी में भी मेंशन किया, लास्ट, सबसे लास्ट। तो आपको जो है ना एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस दिया हुआ है। ओके, वो क्या है डिवाइस? ओके, दैट इज वी आर हैविंग गोल्ड लीफ। क्या है? गोल्ड लीफ, गोल्ड लीव्स लिख दिया। ओके, इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, ये कौन सा डिवाइस है, क्या है? तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस है जो टाइप ऑफ चार्ज को जो है बताता है। क्या बताता है? टाइप ऑफ चार्ज, किसी भी बॉडी में कौन से टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये बताता है। देखिए आपको मैं यहाँ पे रफली बता देता हूँ। इस तरह से ये जो है ना जो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है। इसमें एक रॉड होती है, ओके, ये जो रॉड होती है इस तरह से, और इस रॉड में यहाँ पे जो है ना ये गोल्ड लीव्स होते हैं। ठीक है, ये गोल्ड लीव्स होते हैं। तो ये जो रॉड होती है ना, इस पे कोई चार्ज जो है होता है, पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है ना, कोई भी। तो जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है उस पे कौन सा चार्ज है ये आपको पता रहता है कि पॉजिटिव चार्ज वाला है या निगेटिव चार्ज वाला, ये इस तरह से रहेंगे। अब देखिए सिंपल, इसके सारे एक्सपेरिमेंट को जो है ना मैंने सिंपली 2 पॉइंट में जो है कंक्लूड कर दिया है। कैसे? देखो आप सारी चीजें पढ़ लो लेकिन कंक्लूजन ये रहेगा। तो क्या है वो कंक्लूजन, क्या है वो 2 पॉइंट? देखिए अगर आपने यहाँ पे देखो, ये जो है ये मैं यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज ये करीब ला रहा हूँ, ठीक है, और इधर जो है ना मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ओके, निगेटिव चार्ज का। चलो यहाँ पे ठीक है, चलो ये इधर बताते हैं। अगर हम ये निगेटिव चार्ज इसको करीब ला रहे या इसको करीब ला रहे तो इफेक्ट क्या होता है ये समझ लो। अगर यहाँ पे जो चार्ज है ये आपको पता रहेगा कि भाई ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है वो कौन से टाइप का चार्ज होल्ड कर रहा है, ओके, कौन से टाइप का चार्ज होल्ड कर रहा है। अगर ये बॉडी, ओके, ये हमको पता नहीं है कौन से टाइप का चार्ज है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दोनों का एग्जाम्पल ले रहे हैं, पॉजिटिव का भी निगेटिव का। जब आप ये इसको करीब ला रहे हैं तो क्या होता है, ये दोनों चार्जेस अगर सेम रहेंगे तो ये गोल्ड लीफ क्या होते हैं और एक दूसरे से दूर जाते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे? गोल्ड लीव्स डाइवर्ज फर्दर, गोल्ड लीव्स डाइवर्ज फर्दर, और दूर चले जाते हैं। देखो इसमें भी एमसीक्यू बना है। और अगर हम अपोजिट टाइप का चार्ज बॉडी अगर करीब ला रहे हैं तो क्या होता है, ये जो गोल्ड लीव्स होते हैं, गोल्ड लीव्स कम क्लोजर, कम क्लोजर, करीब आते हैं एक दूसरे के। ओके, सारी चीजें देखो जो रेगुलर क्लास होती है उसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि भी दूर क्यों जा रहे हैं, करीब क्यों आ रहे हैं। ओके,
यहाँ पे मैंने कंक्लूजन, रिवीजन के लिए मैंने कंक्लूजन पॉइंट बोल दिया। इतना भी याद रख लिया आप तो डेफिनेटली इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा ना आप इससे आंसर लिख सकते हैं। यही पूछता है कि भाई डाइवर्ज होगा या क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे दो ही चीजें रहेगी, ये कब डाइवर्ज होगा या कब जो है कम क्लोजर होगा, ये आपको पूछता है। तो कब होगा, ये दोनों अपोजिट टाइप के चार्ज है तो क्या हो जाता है, ये डाइवर्ज हो जाता है। और ये दोनों सेम टाइप के चार्ज है तो डाइवर्ज हो जाते, दूर चले जाते, और अपोजिट टाइप के रहेंगे तो ये एक दूसरे के करीब आते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बना सकता है वो, कभी बोले यहाँ पॉजिटिव बोल के भी बोल सकता है, निगेटिव बोल के भी दे सकता है, फिर आपको बोलेगा। ओके, आपको जैसे यहाँ पे बोल दिया पॉजिटिव और बोलेगा कि एक चार्ज बॉडी को इसके करीब लाए, तो ये जो गोल्ड लीव्स है वो और डाइवर्ज हो रहे, तो बताओ कौन से टाइप की जो है बॉडी पे चार्ज है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोस्कोप है और अगर ये गोल्ड लीफ डाइवर्ज हो रहे फर्दर, इसका मतलब ये जो अननोन चार्ज है, हमको मालूम नहीं है, ये जो बॉडी करीब ला रहे ये डाइवर्ज हो रहे, इसका मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। तो सिंपल देखो, एक बार फिर बोल रहा हूं, अगर ये जो है ना पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रोस्कोप है, पॉजिटिव चार्ज होल्ड कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज या सिमिलर चार्ज लाएंगे तो ये गोल्ड लीफ डाइवर्ज हो जाएंगे, और अगर अपोजिट वाला लाएंगे तो ये जो है एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। बस ये कंसेप्ट याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन कर ले सकते हैं। तो ये पूरा जो है ना आपका जो चार्ज था वो मैंने पूरा बता दिया। इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जो कुछ भी बन सकते हैं क्वेश्चन, वो सारी चीजें आपके सामने है। तो आपने क्या करना है कि एक एक दो दो क्वेश्चन जो मैंने बोले हैं उसके ऊपर कर लेना। क्वांटाइजेशन पे एक दो क्वेश्चन कर लो आप, उसके बाद ये जो बोला है मैंने, ये 3 पॉइंट याद रख लो। ओके, कि इन 3 पॉइंट में जो है क्या होता है, ठीक है ना, कि किस में से जो है जैसे इस पे जो है ये सिल्क क्लोथ, और इसमें जो है रब करने से कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है, वुलन क्लोथ, प्लास्टिक, ड्राई हेयर और कॉम। तो ये आपको याद रख लेना है बस। तो इससे हटके जो है ना जैसा और कुछ नहीं बन सकता। तो चार्ज के प्रॉपर्टी पे एक बन सकता है क्वेश्चन, यहाँ पे एक बन सकता है, और एक जो है ना ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चले हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा टॉपिक है। देखिए अब आप जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, तो पहले हम जो है ना ये कूलम्स लॉ क्या होता है, ओके, उसका फॉर्मूला लिखेंगे। उसके ऊपर इस टॉपिक पे कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, देखिए ये बहुत क्लियर होना जरूरी है कि आपको उस टॉपिक का अंदाजा हो कि उस पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो यही क्लास में हम जो है ना ये जो लेक्चर है इसमें हम यही बता रहे हैं। ओके, आपको ये आइडिया आ जाए, आपको क्लियर हो जाए कि भाई इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनेगा कैसे। जब आपको इस बात का अंदाजा लगेगा तो डेफिनेटली यू विल एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। आपको कम क्वेश्चंस में ज्यादा जो है ना जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कितने भी बढ़ा लें, ओके, जैसे जनरली जो है 200-250 क्वेश्चन तो करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन किस टॉपिक पे कम करने चाहिए, किस टॉपिक पे ज्यादा करने चाहिए, ओके, ये भी जरूरी है। आपका वक्त जो है ना कम टाइम में ज्यादा उससे गेन हो। ओके, तो ये यूटिलाइजेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इरप कर देता हूं मैं, ठीक है, आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, चलो ये 2 पॉइंट। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए ये जो पॉइंट है नेक्स्ट, कूलम्स लॉ। चले यहां लिखता हूं मैं, कूलम्स लॉ। अब देखिए कूलम्स लॉ जो है, ओके, अब सिंपली जैसे जैसे मैं फॉर्मूला लिख दूं, या पहले चलो ये बता देते हैं। यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, इन दोनों के बीच में ये R डिस्टेंस है। तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेस, ओके, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेस इज गिवन बाय द कूलम्स लॉ। ओके, कि इसमें क्या होता है कि ये जो फोर्स होती है, ओके, दैट इज इक्वल टू K, इसको हम KE लिख देंगे, Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये जो है कूलम्स लॉ है। ओके, तो इसमें क्या बताया गया कि जो फोर्स एक्ट होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 चार्जेस, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखो ये 2 पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इस पे तो पूछा है।
ओके। अब देखो एकदम अब सिंपल जैसे भी नहीं है कि एकदम आसान बना के पूछ लेगा कि डिस्टेंस को हाफ कर दिए तो बताओ कितनी फोर्स एक्ट होगी। प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं आप, एक एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ओके, एक एक क्वेश्चन आप जो है ना कर सकते हैं कि भाई किस तरह रहेगा। ओके, अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं हम जो है ये तो मतलब फॉर्मूला देख लिया। अच्छा वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म भी लिख दो। एफ बार इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, ये लिख दोगे आप ये के ई Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर और ये आर क्या। ओके, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स कैसी एक्ट होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। ये जो है वेक्टर आर बार हो जाएगा, तो इसी की डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगी। सो दैट्स व्हाई वी आर रिटर्न द डायरेक्शन ऑफ दिस आर बार, आर कैप जो आर बार की डायरेक्शन है। तो ये आपको वेक्टर फॉर्म भी पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें जो है ना दो चीजें हैं, ये जो है के ई सिंपली के लिखा जाता है, लेकिन के और हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए भी यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया, ई सफिक्स लगा दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के लिए। तो इसमें जो के ई है ना ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन ले ले फिलहाल। ओके, एप्सिलॉन इनटू ये जो है ये जो सॉरी के ई इतना ही होगा। तो आपको इसकी डायमेंशन, ओके यहां लिखता हूं, ये जो के ई है और ये जो एप्सिलॉन है, तो इनकी आपको यूनिट और डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, अब वर्कआउट करने की जरूरत नहीं यहाँ पे सिंपली, ठीक है ना। ये के ई जो है ना यहाँ से ले सकते हैं, फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2, तो सिंपली ये न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी, देखो इसके लिए लिख देते हैं हम, के ई के लिए क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, सॉरी ये न्यूटन, उसके बाद आर स्क्वायर उधर जाएगा तो मीटर स्क्वायर। ओके, ये दोनों नीचे आएंगे पर कूलम स्क्वायर। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसी तरह से डायमेंशन भी लिखे। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के ई और ये जो है ना एप्सिलॉन, परमिटिविटी। ओके, परमिटिविटी, तो आप जो है ना इसके लिए भी जो है यूनिट और डायमेंशन क्या होगी ये लिखना पड़ेगा। वैसे तो जितना भी आप 11-12 पढ़ोगे उनमें जहां जहां भी आपको नई कोई फिजिकल क्वांटिटी या कांस्टेंट आए, सो आपको उसकी यूनिट और डायमेंशन लिखना ही है। आप हुआ तो एक पेपर पे लिस्ट ही बनाते चले, चैप्टर वाइज लिस्ट बना दे, यूनिट और डायमेंशन जो भी चैप्टर में आ रहे हैं बस उस पे ऊपर हेडिंग में लिख दो। ओके, उस चैप्टर में 4 5 6 जो भी क्वांटिटीज या कांस्टेंट आ रहे हैं बस लिखते चलो, तो आपको जो है ना वो बार बार रिवाइज करेंगे तो एकदम पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलो याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ट्रिक से याद रखो, जैसे हमने यहाँ लिखा है, कुछ टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। देख लो ये चाहिए, इसको इधर लेके जाओ, इनको नीचे ला लो। फोर्स की यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, ये दोनों Q1 Q2 चार्ज ही है, तो C इंटू सी, कुलम इंटू कुलम, कुलम स्क्वायर, दैट्स इट। तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चले तो अब देखिए यहाँ पे ये जो फोर्स है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ये हमने पढ़ा। अब इसमें आगे जो है ना दिया फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, अगर दो से ज्यादा चार्जेस रहेंगे तो उनके बीच में जो फोर्स एक्ट होगी। तो इसके लिए देखो एक एक दो दो एग्जाम्पल करना, इसमें पॉइंट्स जो है ना बहुत सारे। तो अब यहाँ पे मैं ये वाला बताता हूँ। ओके, इसमें क्या है, तो देखो इस तरह से आपने क्वेश्चन किया होगा। ओके, यहाँ पे इस तरह से एग्जाम्पल जो है ना हम कैसे भी ले सकते हैं, तो लेकिन मैंने यहाँ पे जो है ना ये ट्रायंगल वाला एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सपोज ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। अब ये आपको पूछ सकता है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग एट चार्ज Q3, तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इन्हें भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इन्हें ये आपको ये इस तरह से फोर्स लगा देगा F31, इन्हें फोर्स लगा देगा F32 बार। ठीक है, अब इसका आपको रिजल्टेंट लेना है। ओके, अब ये दोनों वेक्टर फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका वेक्टर एडिशन कर लो, फोर्स आ जाएगी। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि भाई आप जो है ना ये स्क्वायर वाला एग्जाम्पल भी करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करो, ये जो है ना चार चार्जेस ले लिए, Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4। ठीक है, अब आप इनमें से किसी पर भी जो है ना, जैसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q3 या Q2 या Q1, तो अब आप पता करो। जैसे अगर उसने बोला कि भाई Q4 पे पता करो, तो ये इन्हें फोर्स लगा रहा है, ये इन्हें फोर्स लगा रहा है, और ये ऐसे जो है ना ये भी फोर्स लगा रहा है। तो इन तीनों का आपको वेक्टर सम करके ले लेना है। तो ये दो एग्जाम्पल आप कर लिए वेक्टर मेथड से, तो आई थिंक आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे।
हाँ, क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि सेंटर में एक चार्ज दे दे और बोले कि बताओ सेंटर पे फोर्स कितनी एक्ट हो रही है, सेंटर पे जो चार्ज है उस पर कितनी फोर्स एक्ट हो रही है, यहाँ पर भी दे सकता है। क्वेश्चन में चेंजेस अलग अलग कर सकता है, ये तीनों चार्जेस सेम रख के दे सकता है, अलग अलग दे सकता है, सेंटर में चार्ज रख के फोर्स पूछ सकता है, किसी कॉर्नर पे चार्ज दे के फोर्स पूछ सकता है। तो एक 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल आपने कर लिए तो आपको ये जो मल्टीपल चार्जेस वाले क्वेश्चन है ये क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो लिखा है फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, तो ये इस तरह का जो है बन सकता है। तो अब ये इसके ऊपर क्वेश्चन पहले बहुत पहले वाले पीवाईक्यूज मिल जाएंगे पहले वाले क्वेश्चंस पेपर में सॉरी, लेकिन अभी रिसेंट पेपर में जो हम जो पिछले 10 साल की बात कर रहे हैं उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा। हाँ, सिर्फ आपको इस फॉर्मूले पे पूछा ये वाला, ठीक है, ये यूज होगा। ओके, एक क्वेश्चन पूछा है कि इन चार्जेस में, ओके, जैसे क्वेश्चन आप पीवाईक्यू में देखो क्या दिया है कि Q1 Q2 चार्ज है, तो इसमें से 25%, ओके, इसमें दोनों जो भी वैल्यू दे रखा होगा दोनों को सेम रखा होगा, जो भी दिया इसमें से 25% इसको दे दिया, यहां से चार्ज 25% इसको चलेगा। अब बताओ कि फोर्स कितनी एक्ट हो रही है, या पहले वाली फोर्स से कंपेयर करके बताओ उसकी रेशियो क्या होगी ये बताओ। इस तरह से क्वेश्चन जो है इसके ऊपर पूछा एक बार, पीवाईक्यू है, ठीक है। चले, तो अब देखिए ये यहीं पे खत्म नहीं होता, जैसे मैंने बोला कूलम्स लॉ बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अब ये इससे आगे जो है ना इक्विलिब्रियम के बहुत अलग अलग जो है ना मतलब केसेस है, बहुत सारे केसेस है। ओके, फोर्स एक्ट हो रही है, ठीक है, तो अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट है, उसको लेके जो है कई सारे क्वेश्चन है। चलो ये आप कॉपी कर लेना है तो कॉपी कर लो, अदरवाइज सिंपल से रिवीजन कर रहे हैं, आपके पास सारा लिखा हुआ रहेगा। चलो मैं रब कर दूं इसको, चलिए रब कर देते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, चलिए इसको भी रब कर देते हैं हम। तो ये जो अभी हमने देखा सेम ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी पूछ सकता है, सिमिलर, ओके, कोई उसमें जैसा फर्क नहीं, सेम टू सेम आपको जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखो इसी में जो है ना कूलम्स लॉ के ऊपर जो क्वेश्चन और बनते हैं वो क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम वाले। तो हेडिंग यहाँ पे हम लगा देते हैं इक्विलिब्रियम। अब इसमें जो है ना देखो एप्लीकेशन कई सारे हो सकते हैं, तो हम जैसे क्लास में जब आप पढ़ते हो तो क्या करते हैं उसमें कि कुछ एक आपको एग्जाम्पल जो है ना बताए जाते हैं, केसेस कुछ लेते हैं। जैसे एक सिंपल सा केस लिया जाता है कि भाई यहाँ पे ये जो है ना 2 चार्जेस है, एक चार्ज है ये सॉरी ये चार्ज जो है Q1 और ये Q2, इसका चार्ज ये M1 और इसका चार्ज M2, ओके, इसका चार्ज M2। अब यहाँ पे ये पूछेगा कि भाई ये जो डिस्टेंस R है, ओके, डिस्टेंस R, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम ये चार्जेस इक्विलिब्रियम में है ऐसे बता देगा, ओके, उसके लिए कंडीशन बताओ बोलेगा, ओके, चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, कुछ कंडीशन पूछ लेगा आपको, ओके, रिलेशन पूछ लेगा, ओके, रिलेशन पूछ लेगा कि भाई जो है ये प्रोडक्ट क्या होगा, या क्यू दोनों सेम रख के दे देगा, दोनों सेम रख के दे देगा, बताओ चार्ज की वैल्यू क्या होगी, मतलब Q1 Q2 दोनों सेम, M1 M2 भी सेम दे देगा, और पूछेगा कि बताओ चार्ज क्या होगी, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये इस इक्विलिब्रियम में मतलब ये जो है इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स 0, तो अब नेट फोर्स 0 कैसा, देखो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है और दूसरी अट्रैक्शन वाली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, दो मासेस है, मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, लेकिन हमें पता है कि भी ग्रेविटेशनल फोर्स ये बहुत वीक फोर्स होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन कैसा है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन दिया है बस उसको वैसे सॉल्व कर लेना, सिर्फ उसने कंडीशन निकालने के लिए पूछेगा आपको, ठीक है। अब देखो ये एक केस बता दिया मैंने, दूसरा इस तरह का हो सकता है कि ऐसे सपोज यहाँ पे ग्राउंड पे ये ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, सपोज यहाँ पे ये जो है चार्ज दिस इज Q1 दिस इज Q2, या दोनों सेम रह सकते हैं, ओके, और यहाँ पे इसका मास M1 और इसका मास M2, ठीक है, दोनों भी मासेस सेम हो सकते हैं, ओके, मैं आपको सिर्फ केस बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन जो है ना
आप रेगुलर जो नोट्स होते हैं उसमें देखें आप, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों सपोज जो है, जो दोनों चार्जेस सेम है, चलो मैं सिंपल रख देता हूँ, ये भी दोनों सेम है, चलो ठीक है। यहाँ पर भी ये इस तरह से रख देंगे, ठीक है, ये सेम बता देंगे क्यों। अब ये बोलेंगे कि भाई इसके ऊपर इन दोनों की वजह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही, ठीक है, ये Fe, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगती है, ओके, कौन सी फोर्स नीचे लाती है इंक्लाइन प्लेन पे, तो mg sin थीटा, क्लियर है सबको। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई इसका डिस्टेंस बताओ जिसपे ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे, जिसपे ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे, क्यों, तो भाई ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये फोर्स कैसे होना चाहिए, बैलेंस कर लेना चाहिए। तो आपको कंडीशन रखो Fe इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, तो उससे आपको ये R पता हो जाएगा, Fe इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ये वाली कंडीशन। तो Fe क्या होता है, तो अभी हमने पढ़ा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो उससे R आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, ये Fe इज इक्वल टू ये mg, इससे आप वर्कआउट कर लोगे, ठीक है। तो ये जो है आपको दूसरी सिचुएशन। इसी तरह से देखिए तीसरी जो सिचुएशन और भी बन सकती है, यहां पर एक सिचुएशन देखिए, ये बहुत कॉमन सिचुएशन है। अच्छा एक और बताता हूं, यहां पे ये दो चार्जेस है सपोज, ओके, ये Q1 एंड दिस इज Q2, और दोनों सपोज सिमिलर है, ये भी Q है और ये भी Q है, ऐसे क्वेश्चन जो दिया जाता है ना वो सेम वैसे बता दिया मैंने। अब यहाँ पे ये पूछा जाता है कि हम कहाँ पर थर्ड चार्ज रखें, हम जो है कहाँ पे थर्ड चार्ज रखें कि ये जो है ना ये सिस्टम ऑफ जो चार्जेस है वो स्टेबल हो जाए, ये सारी इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो यहाँ पे सपोज कहीं पर ये जो है ना चार्ज, ये Q3, ओके, या Q, सिंपली Q नाम दे दो, चलो, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या डिस्टेंस भी पूछ सकता है या वैल्यू भी पूछ सकता है। तो आपने सॉल्व किया है, इसका आंसर Q/4 माइनस Q/4 आ जाता है, ओके। तो ये जो है हमने कहाँ पे लगाना चाहिए, या इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ओके, सेंटर में देगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी ऐसे पूछेगा, ओके। चलो यहाँ पे मैं सेंटर में लगा देता हूँ आपको, ये सेंटर में ले लिया हमने। तो अब ये पूछेगा कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी कि ये तीनों चार्जेस स्टेप इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब इनके ऊपर लगने वाली फोर्स जीरो हो जाए। तो ये एक आपको तीसरा केस, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, ये Q की वैल्यू क्या होगी, इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह से एक और केस जो है, देखिए ये बहुत कॉमन केस है, ये चौथा, जब भी आपको दो चार्जेस इस तरह से देखे, ये लटकाए हुए बताए, ये इस तरह से, ये वाला केस, यहां पे फिर से हमने इसको ये Q, M ले लिया, ये Q, M ले लिया। अब ये जो एंगल है, यहाँ पे एंगल जो देता है ना, ये आप ध्यान में रखें। देखो सारे मतलब केसेस में बता दे रहा हूं आपको, इस तरह से ये एंगल जो है ना, हम यहाँ थीटा ले रहे हैं, इसको थीटा इतना भी बता सकता है या पूरे को भी थीटा ले सकता है। ध्यान से देखिए आप, हमने इतने को थीटा लिया हुआ है, तो जैसा क्वेश्चन में दे वैसा ले लेंगे हम। तो जब भी आपको इस तरह से ये लटके हुए जैसे आए, तो आपको क्या करना है, सिंपली, ओके, सिंपली क्या करना है आपको कि यहाँ पे ये जो है ना आप सॉल्व करेंगे, जो इसमें जो टेंशन T, सो tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg, ये वाला कंसेप्ट, ओके, ये ऑलरेडी आपको पता है। जो हम जो है ना इस टेंशन के लिए यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये कंडीशन आ जाएगी। तो सिंपली हम अब हर बार जो है ना वो फ्री बॉडी डायग्राम बना के वर्कआउट करते नहीं बैठेंगे। आपको अगर इस तरह की सिचुएशन आई तो सिंपली क्या करना है आपको, tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg लेके सॉल्व कर लेना है, ओके, Fe अपॉन mg लेके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलो ये देख लो आप, क्लियर है सबको। तो कौन कौन से जो है ना ये पॉइंट्स, ये जो क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं वो बता दे रहा हूं मैं। तो आप याद रखो यहाँ पे, ये देखो जो इक्विलिब्रियम वाले जो केसेस में है, तो इस पे आप ये एक एक एग्जाम्पल कर लो, आप समझ में आ रहा है ना। तो आपको याद रहेगा, हमको स्किप कुछ नहीं करना है, स्किप कुछ नहीं करना है, याद रखो। ये जो जो पॉइंट्स में बता रहा हूँ ना, ये सारी चीजें कवर करते हुए बता रहे हैं। तो आपको जो है ना स्किप कुछ नहीं करना है। हाँ भाई ये कम पूछा है या एम्फेसिस कम कर दिया, तो आप भी थोड़ा एम्फेसिस कम करें, एक एक दो दो एग्जाम्पल समझते हुए चले,
ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये रब करता हूं मैं। चले जो फोर्थ वाला केस है थोड़ा सा और आगे बताते हैं। अब देखिए यहां पर ये जो है, इसमें अगर ये वाला सिस्टम पूरा हम अगर जैसे फ्री स्पेस में लेके चले जाए या सैटेलाइट में लेके चले जाए, सॉरी सैटेलाइट में लेके चले जाए, जहां पे जी इफेक्टिव जीरो हो जाता है, वेटलेसनेस वाली कंडीशन हो जाती है, मतलब इफेक्टिव जो जी वैल्यू होती है वो जीरो। ओके, तो अगर यहाँ पे कभी ऐसा बना के क्वेश्चन दे सकता है कि इन सैटेलाइट, अब वो पूछता है कि बताओ टेंशन क्या होगा। आप इसको वर्कआउट करेंगे, ओके, यहाँ पे वर्कआउट करेंगे ऐसा और ये ऐसा रहेगा, ठीक है ना, रिपल्सिव फोर्स और नीचे एम जी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई और ये एम जी। जब आप इसको वर्कआउट करेंगे जो टेंशन आएगा टी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये आ जाएगा एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी होल स्क्वायर। अब ये जो g है वो सैटेलाइट में तो जीरो हो गया, तो ये पूरा टर्म जीरो। सो व्हाट यू विल गेट दिस t इज इक्वल टू सिंपली एफ, ये आपको सैटेलाइट में होगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज, इसी को अगर हमने एक ऐसे लिक्विड में जो है मतलब इसको ऐसा अरेंजमेंट को डाल दिया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ और हो, k है सपोज, ये पूरा सारा अरेंजमेंट यहाँ पे ये लिक्विड ये हमने ऐसा ले लिया, तो ये कंडीशन जो है ना इसके ऊपर भी क्वेश्चन, तो इसको आप डायरेक्ट याद रख ले, केस के जैसे याद रख ले। ओके, उसमें माइनर से आप उसको समझ के याद रख ले, उसमें अगर कुछ वेरिएशन करे तो हमको समझ में आ जाए, डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर ले। अब आप जो है ना जैसे इसको वर्कआउट करेंगे तो आपसे 1 मिनट में सॉल्व नहीं होने वाला। यहाँ पे क्या देता है कि भाई ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी सिग्मा है और इसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। अब यहाँ पे क्या होता है ये ऐसे बता देगा, ठीक है, मैं यहाँ पे जो है ना ये ऐसे बताता हूँ। चलो अच्छा थोड़ा कलर बदल देते हैं हम, यहाँ पे देखें ये इस तरह से ले लें, ये इस तरह से ले। तो ये जो मटेरियल ये जो मासेस है ये m क्यू जो भी आप लिखे ये m क्यू, तो इसकी जो डेंसिटी है ना ये डेंसिटी रो है, समझ ले। ओके, इसकी डेंसिटी क्या ले ले, रो ले ले। तो अब देखो ये इस तरह हमने क्या किया के डायलेक्ट्रिक वाले मीडियम में इस अरेंजमेंट को डुबो दिया। तो अब क्या पूछता है कि बताओ, ओके, ये जो हमने यहाँ पे जो एंगल माना था ये एंगल और ये एंगल जो है सेम है। ओके, यहाँ क्या पूछता है, अब मैं इसको रब कर देता हूँ, चलो ये रब कर देता हूँ ये वाला। तो आप याद रखें कि भाई यहाँ पे जो एंगल हो रहा है, सपोज ये एंगल हमने थीटा लिया तो पूरा कितना हो जाएगा 2 थीटा, तो यहाँ पर भी सपोज ये एंगल 2 थीटा है, कितना है 2 थीटा है, यहाँ भी एंगल 2 थीटा, यहाँ भी एंगल। इफ एंगल रिमेन सेम, देखो मैं यहां से इसको रिलेट कर रहा हूं, यहाँ पे ये एयर में है, यहाँ पे ये डायलेक्ट्रिक मीडियम के में है, और अगर ये दोनों में एंगल नहीं बदल रहा है, एंगल सेम है, तो वो केस में क्या हो जाएगा, आपको पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। ओके, तो अगर एंगल सेम रह रहा है देन ये के की वैल्यू आपको पूछता है, तो के सिंपली क्या होता है, ये देखो डेंसिटी जो है ना ये चार्ज की, ये मटेरियल की ज्यादा होगी, तो रो डिवाइड बाय रो माइनस सिग्मा, बस ये आ जाएगा, दिस इज द आंसर, बस रो डिवाइड बाय रो माइनस सिग्मा। अब आप यहाँ पे बियोंसी फोर्स एक्ट होगी, ओके, आपको जो है ना वर्कआउट करना पड़ेगा, वहां पे कितना हो रहा, यहाँ पे कितना हो रहा, फिर रेशो लेंगे, फिर वर्कआउट करेंगे, तब ये आंसर आएगा, याद रखो। ओके, लेकिन डायरेक्टली अगर ये रिजल्ट है, ओके, आपको समझ में आना बहुत आसान है भाई, ये जो सिग्मा सॉरी रो जो है इस चार्ज की जो है वो डेंसिटी है और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी सिग्मा है। ओके, सो रो बढ़ के है तो इसलिए उसको ऊपर लिख दिए, और उनका डिफरेंस भी रो बढ़ के है तो रो माइनस सिग्मा लिखे। तो सिंपली आप ऐसे याद रखे तो आपको जो है ये समझ में आ जाएगा। तो ये जो है ना मैंने इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन बताए, कुछ और भी बना के दे सकता है, तो कुछ 3 4 5 केस जो बन सकते वो आपके सामने मैंने रख दिए। अब इसी तरह से देखो जो क्वेश्चन है, ओके, फोर्स फाइंड करने के हिसाब से 1-2 केस और बन सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, चलो आप देख लो इसको, चलिए बताए सबको क्लियर है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, देखिए
अब जैसे मैंने बताया कि इन टॉपिक पे जैसे एक एक क्वेश्चन कर ले आप, ओके, जो पूछा है, जो भी आपके पास प्रैक्टिस के लिए बुक है, आप एक एक दो दो एग्जाम्पल, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आए, पीवाईक्यू मिल जाएंगे पुराने बहुत पहले वाले, ओके, नीट के हिसाब से। जेई में मिलेंगे, जेई में तकरीबन हर पॉइंट पे क्वेश्चन मिलेंगे, ओके, जेई में मिल जाएंगे, बट हम यहाँ पे नीट के हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं। तो नीट में जो है ना इन टॉपिक, ये जो बताया ना, इसके ऊपर जो है करीब जो 10 साल है उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो क्या करें हम, छोड़ दे? बिल्कुल नहीं, छोड़ना नहीं है। आपको क्या करना है, एक एक दो दो एग्जाम्पल करते चलना है। प्रैक्टिस की बुक आप देखो, टॉपिक के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन निकालो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, ओके, पॉइंट कवर होना चाहिए, ये देखो, ओके, समझ के करोगे, उसमें अंदर माइनर चेंज करके अगर क्वेश्चन देगा तो हम कर सके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो मैंने बोला आपको कि भी इसके ऊपर जो है फोर्स के ऊपर और एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन, जैसे हम जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ओके, कई सारे चार्जेस, ओके, ये जो है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के ऊपर, तो आप क्वेश्चन एक करके रख लो, ओके, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से दे देगा, तो ये जो है 0, ये 1, ये 2, 4, जो भी रहेगा, जैसे भी रहेगा, ये चार्जेस दे के रख देगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये सपोज 0 पे, ये यहाँ पे समझो क्यू चार्ज कोई रख दिया, यहाँ पे आप अलग अलग वैल्यू दे सकता, यहाँ पर भी वैल्यू देगा। तो ये जो है ना, ये 1 पे, ये 4 पे, ये यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, ये यहाँ से यहाँ तक ये 8 है, जो भी देगा, 1, ये 2, ये 4, ऐसे जो भी देगा क्वेश्चन आप देख ले, जो डिजाइन करके दिया हुआ रहेगा। तो ये सेम क्वेश्चन आपको देखो, ये जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोल रहा हूं, दोनों फर्स्ट 2 चैप्टर में जो मेजर टॉपिक्स है, जैसे इसमें टॉपिक बनते हैं फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेम क्वेश्चन फोर्स के लिए भी बन सकता है, सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी बन सकता है। इसी तरह सेकंड जो चैप्टर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी क्वेश्चन बनेगा, कैपेसिटेंस के लिए भी एक क्वेश्चन बन सकता है, समझ रहे, इस तरह का क्वेश्चन। तो ये जो है आपको सेम, आपने एक क्वेश्चन कंपलसरी करना है, एक क्वेश्चन आपने कंपलसरी करना है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पे, फोर्स के लिए करो या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करो, दोनों में माइनर सा फर्क होता है, वो आप समझ लो, ओके। चलो, तो एक तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पे क्वेश्चन आप कर लेना एक। इसके बाद जो है ना, देखो एक ट्रिक जैसे है, ओके, ट्रिक जैसे है कि भाई एक चार्ज अगर हम ले लें, एक चार्ज क्यों दे दिया, तो इसके मतलब पार्ट्स कर रहे हैं, तो कैसे पार्ट्स होना चाहिए कि इनके बीच में जो फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो जाए। देखो इसके दो पार्ट्स कर दे रहे हैं, एक ले रहे Q1, एक ले रहे Q2, तो ये कैसे पार्ट्स होना चाहिए, ये हमने ले लिया Q1 Q2 और ये R डिस्टेंस से सेपरेट करे वाले। सो व्हेन फोर्स मैक्सिमम, ये किस कंडीशन पे आएगी, तो देखो यहाँ पर भी जैसे जब हम क्लास में करवाते हैं तो पूरा हम डेरिवेटिव लेते हैं, मैक्सिमम की कंडीशन रखते हुए उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपली आप याद रख लो, ओके, ट्रिक क्या है कि भाई ये इनकी दोनों की वैल्यू जितनी एक दूसरे से क्लोज होगी, फोर्स उतनी ज्यादा होगी, ओके, और इन दोनों की वैल्यू जितनी एक दूसरे से वैरी होते रहेंगे, डिफरेंस बढ़ेगा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इन दोनों के वैल्यूज में उतनी फोर्स कम होगी, और जितना कम डिफरेंस होगा फोर्स उतनी ज्यादा होगी। तो देखो जब ये दोनों आधे आधे हो जाएंगे, मतलब ये अगर Q/2 हो गया और ये भी Q/2 हो जाएगा, दोनों सेम, डिफरेंस 0, 0 से तो कम डिफरेंस होगा नहीं, इसका मतलब इस केस में सबसे ज्यादा फोर्स एक्ट होगी। तो इसको वर्कआउट करने की जरूरत नहीं, आप याद रखो, इसको याद रखो। सेम क्वेश्चन जो है ना ग्रेविटेशन में भी बन सकता है, याद रखें आप उसको कि भाई दो मासेस है, एक मास है, इसके दो पार्ट कर दी, बताओ फोर्स कब मैक्सिमम होगी, तो जब दोनों हाफ हाफ होंगे। अब देखो इसको जो है ना, ये क्वेश्चन जो है ना अलग अलग तरीके से बना के पूछा है। पहले पूछेगा भाई इनकी वैल्यू आधी आधी, कभी पूछेगा कि इनका रेशो क्या होना, तो दोनों की सेम वैल्यू आ रही 1:1 रेशो। कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि भाई ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, इनका रेशो क्या होगा, समझ आ रहा, 1:1:2, समझ आ रहा। Q1 Q2 और Q का जो भी ऑर्डर देगा उसके हिसाब से देखेंगे, अगर ये पहले दिया ये बाद में दिया 2:1:1, तो ये क्वेश्चन जो है ना इसे माइनर वैरी करके देगा, ठीक है। सो देखो ये जो है हमने
जो है कूलम्स लॉ जो है वो पढ़ लिया है। तो इतने सारे जो है ना अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। तो जैसे मैंने बोला कि हर पॉइंट को आप कवर करो, एक एक दो सौ क्वेश्चन करो, ताकि आपको जो है ना वो टॉपिक क्लियर रहे, टॉपिक क्लियर रहे। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए सो देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, ओके, दैट वी आर हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई थिंक सबको जो कूलम्स लॉ है आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा कि भाई उस पे किस तरह के जो है क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आप कॉपी करें, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो। सो अब देखें अब यहां पे इसको रब कर देंगे हम, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, पहले लिखा कि भाई पॉइंट चार्ज। ओके, पहले क्या लिखा उसने, पॉइंट चार्ज। तो अब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ये आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो फील्ड का मतलब होता है रेंज ऑफ फोर्स टू एक्ट। भाई कितने रेंज तक फोर्स एक्ट हो सकती है, कितने रेंज तक फोर्स एक्ट हो सकती है, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस रेंज तक एक्ट हो सकती है। अब ये जो फील्ड आती है ये किसकी वजह से आती है, तो सिंपली एक चार्ज अपने अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, उसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। किसके अराउंड में, एक चार्ज के अराउंड में, चाहे वो स्टेशनरी हो क्या मूव करते रहो, एक अगर चार्ज है तो उसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। अब यहाँ पे जो है ना ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है ये पूछ रहा है। तो अगर हमने यहाँ पे चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग लगा दी, इलेक्ट्रिक ये फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहां पर ये जो पॉइंट चार्ज उसने बोला है, ठीक है, तो ये एक पॉइंट चार्ज हमने ले लिया। तो इससे ये आर डिस्टेंस पर, यहां पर आर डिस्टेंस पर कितनी जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड बोले ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है एक्चुअली। तो हम जो है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते हैं EFI, इसको E से डिनोट करते हैं। तो आर डिस्टेंस पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। तो अब ये जो इंटेंसिटी कैसे पता करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं हम कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। क्या रखते हैं हम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक टेस्ट चार्ज, और इस पे देखते हैं कि फोर्स कितनी एक्ट हो रही, ओके, फोर्स कितनी एक्ट हो रही, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं F इज इक्वल टू। तो अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी होगी, तो आप लिखेंगे KE, ये Q इंटू 1 डिवाइड बाय R स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो ये जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे इस पॉइंट के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, ओके, इस चार्ज की वजह से, वही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई, तो सिंपली KEQ अपॉन R स्क्वायर हो गई, ओके, KEQ अपॉन R स्क्वायर हो गई। अब देखिए इसको ऐसे भी लिखते हैं कि ये जो है अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे बता दें Q1 Q2, ओके, कुछ लोग इस तरह से भी बताते हैं। चलिए ये मैंने आसान से बता दिया कि जो सोर्स है उसकी वजह से पता करते हैं। अच्छा ये अल्टरनेट अगर आप को बोले ये ऐसे Q1 Q2, कोई कंफ्यूज हो सकता है कि भाई हम तो ऐसे पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हमने बोले इस चार्ज Q2, ओके, इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे आ रही है, ओके, तो इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर, लेकिन कभी क्या होता है कि चार्ज में लिखा होता है तो हमको इसकी वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता। देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, इसकी वजह से आ रही। तो क्या लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इनके बीच में जो फोर्स एक्ट हो रही है पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अब ये फोर्स क्या होती है, तो हमने पढ़ा है KE Q1 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो अब ये जो है ना यहाँ पे ये नीचे Q2 भी लगा हुआ है, ठीक है ना, इनटू ये Q2। तो ये Q2 कैंसल और आपके पास आ जाएगा KE डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला आएगा, तो इसको आप याद रखिए।
तो आप क्या करेंगे सिंपली कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, तो सिंपली हम फोर्स पता करेंगे उस पॉइंट के ऊपर। और क्या वहां पे तो फोर्स के लिए तो दो चार्जेस लगते हैं, तो वहां पे दूसरा चार्ज क्या लेंगे, यूनिट पॉजिटिव। कैसा चार्ज लेंगे, यूनिट पॉजिटिव। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी तो जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की होगी। तो यहाँ पे चेक करो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो रिपेल करते हुए, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो इसको अट्रैक्ट करता, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे हम पता करेंगे, या उसका क्या फॉर्मूला बनता है, और उसकी डायरेक्शन को कैसे पता करेंगे। अब देखिए वही क्वेश्चंस, ओके, वही क्वेश्चंस जो हमने फोर्स के लिए पढ़े हैं। एक पॉइंट मैंने वहां छोड़ा है, यहाँ पे कवर कर लूंगा। ओके, वहां पे हमने छोड़ा था, यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है, एक पॉइंट को। तो देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस थे कि भाई ऐसे हमने जो है ना ये मल्टीपल चार्जेस की वजह से, ओके, यहाँ पे ले लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे कितनी होगी, ये वेक्टर वाले मेथड से। तो यहाँ पे भी जो है ना ये क्वेश्चन बन सकते हैं, सेम ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर भी बन सकते हैं कि भाई ये कॉर्नर पे पूछ लेगा या सेंटर पे पूछ लेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ कि कितनी एक्ट होगी। तो ये जो है हमने ये सारा किसकी वजह से पढ़ा है, ये पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़ा है। अब इसके साथ में देखिए, इसके साथ में ये जो पॉइंट चार्ज है, इसके अलावा दूसरे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, दूसरे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन हमने जो है फोर्स के लिए पढ़े हैं, इक्विलिब्रियम को छोड़कर, जो उससे पहले जैसे, तो वो सारे टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे भी पूछ सकता है। ओके, पूछ सकता है कि भाई इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, तो बताओ डिस्टेंस डबल करेंगे तो कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन जो है बन सकता है। ठीक है, अब थोड़ा जो है एक क्वेश्चन जो दोनों में कॉमन था, मैं वो यहाँ पे बता रहा हूँ, चले आप देख लिए ये, चलो ठीक है, मैं ये रब कर देता हूँ, चलो इसको। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है जो फोर्स के लिए भी होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए कॉमन होता है। तो चलो यहाँ पे हम उसको देख लेते हैं। ओके, दोनों के लिए कॉमन होता है न्यूट्रल पॉइंट। ओके, न्यूट्रल पॉइंट। ओके, न्यूट्रल पॉइंट। तो देखो दो चार्जेस के बीच में या दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स के कहां पे जीरो होगी, उसको हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। जैसे यहां पे हमने क्या किया, ये दो चार्जेस ले लिए, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, ठीक है। अब देखिए यहां पर इन दोनों के बीच में, ओके, ये न्यूट्रल पॉइंट कहां पे आएगा, ये पूछता है। तो देखो यहाँ पे बीच में भी आ सकता है या बाहर भी आ सकता है। ओके, तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में कब आएगा, ओके, जब ये दोनों चार्जेस सिमिलर रहेंगे, दोनों चार्जेस सिमिलर रहेंगे। ओके, इफ, अच्छा चलो ऐसे लिख दे, फॉर सिमिलर चार्जेस, ओके, न्यूट्रल पॉइंट will be in between okay the charges, इनके बीच में ही आएगा, इनके बीच में ही आएगा। सपोज ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, तो सपोज यहां से ये x डिस्टेंस पर जो है ना, यहाँ पे जो है वो ये जो है न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल या नल पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे या नल पॉइंट। मतलब जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो हो जा रही है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जा रही है, समझे, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। तो आपको जो है ना क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल के भी पूछ सकता है या फोर्स बोल के पूछ सकता है। फॉर्मूला दोनों का सेम। फॉर्मूला क्या बनता है इसका, तो देखो फॉर्मूला इस तरह का बनता है, ये x है तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स हो जाएगा। तो आपको जो है ना डिस्टेंस Q1 से भी पूछ सकता है, Q2 से भी पूछ सकता है, जिसकी तरफ से पता कर रहे हैं, जैसे x, तो ये तो आपको पता है, क्या लिखेंगे, जिसकी तरफ से पता कर रहे हैं तो उसको उस चार्ज को न्यूमरेटर में लिखेंगे, अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट ये Q2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा इनटू टोटल डिस्टेंस, बस ये आप कर लें। तो यहाँ पे
कुछ मेंशन नहीं है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए है या फोर्स के लिए, कॉमन फॉर्मूला है, जिसके लिए भी पूछे दोनों में से वही कर सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? तो यही फॉर्मूला आपको ग्रेविटेशन में भी सेम कंसेप्ट यूज होने वाला है। यहाँ पे चार्जेस है, वहां मासेस है, बस ये Q1 Q2 Q को आप M1 M2 से रिप्लेस करो, बस वही वही सेम क्वेश्चन रहेगा, देयर इज नो चेंज एट ऑल। इवन इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए जो है जो करंट से रिलेटेड है वो भी पूछा है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे जीरो हो जाएगी, दो करंट कैरिंग कंडक्टर का। तो ये जो है ना सिमिलर केसेस, तो आपको एक जैसे केसेस को समझ लेना है। तो ये ग्रेविटेशन में तो एग्जैक्टली सेम है। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो या फिर मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो, सेम कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, अच्छा चलो एक और बात बता देते हैं कि भाई अगर ये जो है यहाँ पे ये r माइनस एक्स पता करना है, तो आप क्या करोगे, इस तरफ से पता करें तो ऊपर अंडर रूट Q2 लिख देंगे। ठीक है, वो मैं आपको नहीं बताता हूँ। चलो अब ये यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा फॉर अनलाइक चार्जेस या डिसिमिलर चार्जेस, अब इनके लिए क्या होगा, ओके, अनलाइक चार्जेस के लिए क्या होगा। तो यहां पे देखिए ये वाले केस में ये जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, ओके, तो इसके लिए फॉर अनलाइक चार्जेस, इसी से कंटिन्यू करते हैं, ये न्यूट्रल पॉइंट इज बियॉन्ड the smaller value charge, beyond the smaller value charge। मतलब क्या हो रहा है, अगर ये दोनों डिसिमिलर है तो अब जो नल पॉइंट है या न्यूट्रल पॉइंट है, अब ये बीच में नहीं आएगा, ये इसके इधर तो इसके इधर आएगा। किसके बियॉन्ड आएगा, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू छोटी होगी। ओके, बियॉन्ड द ओके चार्ज, ऐसा लिख दो, बियॉन्ड द चार्ज विच इज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ओके, मैग्नीट्यूड लेंगे हम। ओके, अपोजिट डिसिमिलर है तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहेगा, सो विल टेक द मैग्नीट्यूड, याद रखो। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसके लिए, तो देखो ये वाले केस में अब हम इधर बता रहे हैं, सपोज इधर रहेगा तो ये r प्लस एक्स हो जाएगा, इससे तो x हो जाएगा लेकिन इससे r प्लस एक्स होगा, याद रखो। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ये अंडर रूट Q1 डिवाइड बाय अंडर रूट। ओके, हमने इसको छोटा माना है ना, तो ये बड़ा क्या ले लेंगे, अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है ये r, और दूसरा फॉर्मूला बन जाता r प्लस एक्स, तो ये Q2 से पता कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 इंटू r, इस तरह से आप पता करेंगे। तो ये देखिए मैंने जो फोर्स में भी इस तरह का क्वेश्चन बन सकता था तो हमने वो भी कवर कर लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी हमने जो है ना, ये जो पॉइंट्स थे, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम किस तरह पता करते हैं और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है और उसको रिवाइज भी कर लिया है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ओके, आप सेशन एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपने सही तरीके से टॉपिक्स को समझा, किन टॉपिक्स पे क्या क्वेश्चन आते हैं ये समझा, तो बिल्कुल आपको जो है वो श्योर हो जाएगा, तो याद रखिए। ठीक है, सो अब देखिए आखिर में जो है ये लास्ट एक पॉइंट और बचा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो इसको जनरली हम जो है ना लास्ट में, ये जो एप्लीकेशन है उसमें लाइन चार्ज भी है, सरफेस चार्ज भी है, और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी है। ओके, मतलब जो स्फेरिकल वाले वो तीनों को भी एप्लीकेशन में है, तो साथ में हम जो है ना ये चार्ज रिंग को भी हम वहां पे डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर्मूला वही हम देखेंगे, तो ये वाला टॉपिक हम जो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जब करेंगे, ओके, तो उसके साथ में हम जो है ना इनके फॉर्मूले बताते हुए उसको डिस्कस कर लेंगे, या उसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह बन सकते हैं हम उसको देख लेंगे। ठीक है, सो देखिए आज के सेशन में हम इतना ही जो है ले रहे हैं, यहीं पे हम कंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि सेशन काफी लंबा हो जाएगा, और हमने जैसे कहा कि हम 2 सेशन में ले रहे हैं, तो ये पहला पार्ट था। तो हमने पहले पार्ट में कहाँ तक ले लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड तक ले लिया, या इसको आप ये आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इसके बाद जो टॉपिक है, इसके बाद मेन टॉपिक आपको जो रहेंगे वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो एक बड़ा टॉपिक है ये भी। अच्छा, उसके बाद मेजर टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और तीसरा आखिरी टॉपिक रहेगा आपको
जो है सॉरी डाइपोल में तो ये आ जाएगा। एक और टॉपिक रहेगा गॉस लॉ के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। तो ये 5 टॉपिक जो है या 4-5 टॉपिक जो भी रहेंगे, इसको हम जो है नेक्स्ट वाले सेशन में जो है कंप्लीट करेंगे। ओके, सो होप यू एंजॉय दिस सेशन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।